नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 12 मई 2022 है, दिन है थर्सडे और आज हमारे टेबल पर हैं तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडिया यूएई के सीईपीए के साथ जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में। देन वी हैव हाउसिंग लोन्स, ये क्यों इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। और इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। राइट, जब आप शेयर करेंगे तो नए स्टूडेंट्स को भी इस सीरीज़ के बारे में, इस चैनल के बारे में पता चलेगा। तो आपका ग्रोथ भी होगा, चैनल का ग्रोथ भी होगा और उस नए स्टूडेंट का ग्रोथ भी होगा। तो इट्स ए विन विन सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो हर रोज़ इस सीरीज़ को, इस चैनल को प्रमोट करते हैं। उनको थैंक यू सो मच फ्रॉम क्यूरियसली फैमिली। डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है जो चैनल पर अवेलेबल है, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो इफ़ यू वांट टू। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और यूएई के बीच में, एंड दिस इज़ कॉल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। राइट, अब यूएई के जो इकोनॉमी मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला बिन ताउक अल मारी, तो ये भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और उन्होंने ये सीईपीए के बारे में ये कहा कि 90 डेज़ के रिकॉर्ड टाइम में दोनों देशों ने सीईपीए को साइन कर दिया। तो ये इस बात का इशारा है कि दोनों देश जो हैं वो सीईपीए को लेकर या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर काफ़ी मोटिवेटेड हैं, काफ़ी इंस्पायर्ड हैं और एक दूसरे के साथ और ज़्यादा बिजनेस जो हैं वो दोनों देश करना चाहते हैं। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि 1 मई 2022 से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएई जो हैं ये स्टार्ट हो चुका है। रिसोर्स रिच वेस्ट एशियन स्टेट जो हैं ये भारत में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं और ऑफ कोर्स भारत की भी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो वेस्ट एशिया में, पर्टिकुलरली यूएई में पैसे इन्वेस्ट करती हैं। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों देशों के लिए। इसके साथ जो इकोनॉमी मिनिस्टर हैं यूएई के अल मारी साहब, तो उन्होंने ये कहा कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, सेकंड थिंग जो सप्लाई चेन डिस्टर्प्ट हो गई, ये दो चीज़ों की वजह से अब हमें फिर से नई चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेगी। बेसिकली जो मॉडर्न सप्लाई चेन मेथड्स हैं उनका इस्तेमाल करके हमें और ज़्यादा ट्रेड जो है वो सिर्फ यूएई और इंडिया के बीच में नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में यही मॉडर्न सप्लाई चेन मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बेसिकली उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उससे पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि उनके साथ यूएई के जो एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर थे और उन्होंने कहा कि ग्रीन इकोनॉमी और रिन्यूएबल्स ये फोकस है यूएई गवर्नमेंट का और दोनों देशों के इन्वेस्टर्स के लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेंगे। जो फोकस रहेगा दोनों देशों का वो यही रहेगा कि जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं तो उसको सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर में लेट्स से रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है। तो इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा फोकस दोनों देश करने वाले हैं। तो एक इजी टू अंडरस्टैंड डिस्कशन था। हाउसिंग लोन्स, जो स्मॉल टिकट अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स हैं, जो टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ की बात करें और रूरल एरियाज़ में अगर देखें तो इसमें एक अपटिक देखने को मिला है। दैट मीन्स ज़्यादा लोग जो हैं वो रूरल एरिया में टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ में अफोर्डेबल घरों के लिए लोन ले रहे हैं और बैंक्स जो हैं वो भी इस प्रकार की रिटेल लोन्स देने के लिए तैयार हैं। और जब ऐसे रिटेल लोन्स दी जाती हैं तो क्रेडिट का ग्रोथ जो है वो बढ़ता है और ये बैंक्स के लिए भी अच्छा है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है और सरकार भी ये चाहती है कि बैंक्स जो हैं वो पीएमएवाई या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या फिर इन स्कीम्स चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, तो इन स्कीम्स के जो लाभार्थी हैं तो उनको
लोन प्रोवाइड करे ताकि बैंक्स को भी फ़ायदा हो, क्रेडिट भी पुश हो और एक व्यक्ति को घर भी मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के भी लिए बेनिफिशियल होगा, सरकार के लिए भी गुड है. तो इट्स लाइक ए विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन. Housing loans, including priority sector loans, grew 6.4% year on year in March, according to the latest data. ये जो हाउसिंग लोन और प्रायोरिटी सेक्टर की लोन है, इसका ग्रोथ कितना हुआ है? 6.4% पर ईयर. जो लास्ट ईयर का ग्रोथ था उसके मुकाबले 6.4% ग्रोथ, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल. और इसकी डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ रही है. और जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों चाहती हैं कि स्कीम्स जो हैं इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उठाएं. डेटा की बात करें तो PMAY जो अर्बन एरिया में है तो 11.4 मिलियन हाउसेस इसके तहत बन रहे हैं. और सेंट्रल असिस्टेंस जो है वो हैं 1.86 लाख करोड़ रुपीज़, इतना सैंक्शन हो चुका है. Of the sanctioned houses, nearly 9.29 million houses have been grounded for construction. और इसमें से 5.44 मिलियन हाउसेस जो हैं ये कंप्लीट भी हो चुके हैं और बाकी के जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के अलग अलग स्टेजेस पर हैं. रूरल PMAY रूरल की बात करें तो 22.9 मिलियन हाउसेस जो हैं उनको सैंक्शन किया गया है, यानी कि इनको अप्रूवल दिया गया है. इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, इंटरेस्टिंग विषय है ये. अब जब रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट्स को तो फ़ायदा होता है, लेकिन इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ख़राब होता है. मैं क्विकली आपको समझा दूँ ये चीज़ कैसे काम करती है. जस्ट इमेजिन कि एक चीज़ जो है, लेट्स से इमेजिन करते हैं कि आपको इंटरनेशनल मार्केट में से 1 लीटर ऑयल चाहिए. और ये लीटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैरल, राइट, ये सिर्फ एक रफ एग्जांपल है. तो इसकी कीमत है $1, या फिर कोई भी एक चीज़, कोई भी एक यूनिट आपको ख़रीदना है तो उसकी कीमत है $1. अब मान लीजिए कि $1 इज़ इक्वल टू 100 रुपीज़. अब अगर रुपये की वैल्यू कम होती है $1 के, ये पहले 100 रुपीज़ था, तो आपको एक यूनिट खरीदने के लिए आप कितने पैसे देते थे? $1, यानी कि 100 रुपीज़. आप 100 रुपीज़ में ये एक प्रोडक्ट खरीद पाते थे. अब इसकी वैल्यू लेट्स से रुपये की वैल्यू कम हो गई है तो इट इज़ लेट्स से 110 हो गई. तो इंटरनेशनल प्राइस भले ही $1 है, लेकिन अब आप कितने पे करेंगे? 110 रुपीज़. तो इम्पोर्ट जो है दैट इज़ गोइंग टू बिकम एक्सपेंसिव, क्योंकि ये चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं. यही चीज़ अगर हम रिवर्स कर दें, राइट, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पहले आपको जो $1 का सामान आप बेचते थे तो उसके बदले में आपको 100 रुपये मिलते थे, राइट. अब वही $1 का सामान आप बेचेंगे तो आपको कितने मिलेंगे? आपको मिलेंगे 110 रुपये. तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि फ़ायदे की बात है, 10 रुपये ज़्यादा मिलेंगे. इंपोर्ट कर रहे हैं तो 10 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे. हो गया सिंपल. तो दिस इज़ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, कि जब रुपये की वैल्यू कम होगी और चीज़ें जो है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और रुपये की वैल्यू कम है, तो एक्सपोर्टर्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन इंपोर्टर्स के लिए बुरा है. और इकोनॉमी में क्या होता है? इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आता है. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर. ये PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको 3-4 बार पढ़कर आराम से समझ लीजिएगा. मैं आपको अभी समझा रहा हूँ. Keeping global energy prices constant, a 2% depreciation in the rupee leads to 10 basis points increase in headline inflation. अगर रुपये की वैल्यू 2% डिप्रिशिएट होती है, कम होती है, तो जो इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये 10 बेसिस पॉइंट इंक्रीज होता है. 10 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.10% इन्फ्लेशन जो है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये बढ़ता है जब रुपये की वैल्यू कम होती है. तब 2% कम होती है तब इतना बढ़ता है. दैट मीन्स अगर 1% कम होगी तो 0.05, राइट, 0.50 नहीं, 0.05 ये इंक्रीज होगा. ठीक है. The rupee on Monday fell to an all-time low. 77.44 rupees is equal to $1. ऐसा कन्वर्जन रेट हो गया था बिकॉज ऑफ जो US फेडरल रिजर्व हैं उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया, यानी कि वो डॉलर के फ्लो को कम कर रहे हैं. तो डॉलर जो है उसका फ्लो कम होगा
और उसकी सप्लाई कम होगी और उसकी डिमांड है, तो फिर क्या होगा, डॉलर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी. इज इट सिंपल एज दैट. ये अगेन एक तरीका है चीज़ों को देखने का. इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन एक्सेलरेटेड. हमारे देश में इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंट थिंग्स. अब उनकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, हमने बार बार इस चीज़ को डिस्कस किया, लेकिन 7% के आसपास था मार्च में. और पिछले अगर आप 17 महीनों का देखें तो ये हाईएस्ट रहा है. आरबीआई की जो अपर लिमिट है उससे भी ज़्यादा है. And a depreciation of rupee, a 5% depreciation of rupee will make imports expensive by 3 to 4 rupees, right, per dollar. इतना एक्सपेंसिव हो जाता है imports जब 5% रुपये की वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट होती है तब. और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा वो भी थोड़ा इंक्रीज होगा. इसके साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग है बाय फेड रिजर्व और दूसरी बैंक्स, डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है. और इसके साथ एक जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोग कम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन. तो इससे चीज़ें जो हैं वो हमारे रुपये के लिए सही नहीं रहेगी. एनालिसिस और एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इस साल जो रुपये है, फर्स्ट हाफ की बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 के फर्स्ट हाफ में, तो रुपये जो है वो 75 to 79 रुपये पर डॉलर रहेगा. और लेदर और टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट हम करते हैं तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है. मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट जो है वो लास्ट ईयर 192 बिलियन डॉलर था. इस साल ये 250 to 252 बिलियन डॉलर रहेगा. और सर्विस ट्रेड जो है उसमें हम सरप्लस हैं, इसमें माइनस नहीं है, तो ये थोड़ा बैलेंस बनाने में भारत की मदद करेगा. एंड एज पर राधिका राव, सीनियर इकोनॉमिस्ट एट DBS, द नेगेटिव टर्म्स ऑफ ट्रेड शॉक फ्रॉम high commodity prices, wider current account shortfall, and slowing capital flows this year make a case for gradual depreciation in the currency as an adjusting mechanism. बेसिकली जो राधिका राव हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट एट DBS, तो उनका कहना यह है कि ये सारी चीज़ें, जैसे कि एक तो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हाई कमोडिटी प्राइस की वजह से डिमांड कम होगी. दूसरी चीज़ जो है कि कैपिटल जो हमारे देश में इन्वेस्ट किया जाता है वो वापस जा रहा है बिकॉज डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है और जो फेड रिजर्व है उसने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया. तो ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट क्या होगी, हमारी करेंसी जो है वो थोड़ी वीक होगी. एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. स्टे क्यूरियस, कीप वॉचिंग क्यूरियसली एजुकेशन. This is Prashant Mavani signing off. God bless you all. Jai Hind.